मेरा नाम अनुप कुमार श्रीवास्तव है और मैं ज्योग्राफी जीएस का आपका फैकल्टी हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरे पास 8 ईयर्स से भी प्लस मोर देन 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है पढ़ाने का मुखर्जी नगर में और सेवरल इंस्टीट्यूशन में जो इंडिया के अलग अलग जगहों पर है। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ और मैं इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ। क्लियर है? मैंने 2013 में नेट जेआरएफ ज्योग्राफी से कंप्लीट किया है और मैंने यूपीएससी और कई पीसीएस के फाइनल तक पहुंच चुका हूं। मैंने इंटरव्यू भी फेसेस किए हैं। अभी मैंने पिछले साल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू भी दे रखा है। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको शेयर करूंगा कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि हम जो है ज्योग्राफी जीएस की बात करते हैं। किसकी? ज्योग्राफी जीएस की। तो चलिए सबसे पहले ज्योग्राफी जीएस में हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, पहले हम उस चीज को केयर करेंगे। याद रखिए ज्योग्राफी जब भी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में हमेशा 2 सेगमेंट होता है। एक सेगमेंट को कहा जाता है इंडियन ज्योग्राफी और एक सेगमेंट को कहा जाता है वर्ल्ड जियोग्राफी। तो जैसा आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन ज्योग्राफी है इसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें हम क्या करते हैं, इंडिया से बाहर के जितने भी देश हैं, कंट्री हैं, कॉन्टिनेंट है, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। पर एक बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि इंडिया वर्ल्ड से अलग नहीं है, वर्ल्ड में ही एक इंडिया भी है। तो इसका मतलब है कि अगर वर्ल्ड का कोई कॉन्सेप्ट है, अगर वर्ल्ड का कोई कॉन्सेप्ट है तो आप ये नहीं समझेंगे कि वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट जो होगा वो अलग होगा। याद रखिए फिजिक्स कहीं नहीं बदलती। तो जो कॉन्सेप्ट वर्ल्ड के लिए होंगे वैसे ही कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए भी होगा, लेकिन सिर्फ एक नाम इंडिया का होता है और दूसरा नाम किसका हो जाता है, वर्ल्ड का हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि ये तो पहले मैंने आपको सेगमेंट बताया कि हम 2 सेगमेंट में बांट कर पढ़ते हैं, एक इंडियन सेगमेंट और दूसरा वर्ल्ड सेगमेंट। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि ज्योग्राफी में अब देखते हैं कि किस टाइप से पढ़ाई होती है। तो बच्चे ज्योग्राफी का एक जो सेक्शन होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। क्या कहते हैं उसे? फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरा जो सेगमेंट होता है हम उसे कहते हैं ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो सबसे पहले यहाँ केयर कीजिए फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसका मतलब है कि ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम सभी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। हम वो सभी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं जो ह्यूमन के द्वारा की जाती है, मानव के द्वारा की जाती है। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात नहीं करते। फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या बात करते हैं? सबसे पहले हम इस लैंड की बात करते हैं। बच्चे लैंड कहने का मतलब होता है जमीन का सरफेस, ठीक? लेकिन अगर लैंड जमीन का सरफेस है यानी कॉन्टिनेंट है, यही सारी चीजें हैं, तो लैंड के जिस सेक्शन को हम पढ़ते हैं तब उसी सेक्शन को हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। हम क्या कहते हैं सेगमेंट को? जियोमॉर्फोलॉजी। उसी तरह बच्चे इसी फिजिकल ज्योग्राफी में हम एयर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जब हम एयर के बारे में पढ़ते हैं तो जिसमें वेदर आता है, जिसमें सीजन आता है, जिसमें क्लाइमेट आता है, तो इन सबों को हम किस में डालते हैं? इन सबों को हम डालते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। क्लियर हो गया? यानी लैंड पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में और एयर के बारे में पढ़ते हैं हम किसमें? क्लाइमेटोलॉजी में। और तीसरा चीज होता है बच्चे वाटर। क्या होता है? वाटर। अगर वाटर के बारे में डिस्कस किया जाता है तो याद रखिए वाटर सी में भी है और वाटर ओशियन में भी है, और हम इसे जिस सेगमेंट में पढ़ते हैं हम उसे कहते हैं ओशियानोग्राफी। इसका मतलब है कि फिजिकल ज्योग्राफी में जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो पूरे लैंड के बारे में बताता है, उसके लैंडफॉर्म स्थल रूप के बारे में बताता है,
और क्लाइमेटोलॉजी में हम रेनफॉल पढ़ते हैं, साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर के नेचर के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम ओशिनोग्राफी में आते हैं तो वाटर किसका मतलब है कि समंदर में जो पानी है बच्चे, उसकी क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या खूबियां हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। हम ओशियन के बॉटम जो उसकी रिलीफ है, बॉटम की यानी कि उसके भीतरी सरफेस की जो रिलीफ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जमीन, हवा और पानी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी तीनों को हम इस सेगमेंट में पढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे बच्चे कि जहां पर ये तीनों चीजें आकर मिलती हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, जहां पर ये तीनों चीजें आकर मिलती है, हम इसी को क्या कह देते हैं, हम इसे कहते हैं बायोस्फीयर। इसका मतलब है कि बायोस्फीयर वो जगह है जिससे क्या रिलेटेड होता है, जिससे रिलेटेड होता है लाइफ। इसका मतलब है इसी बायोस्फीयर में ह्यूमन रहते हैं, इसी बायोस्फीयर में एनिमल्स रहते हैं। इसका मतलब हो गया कि बायोस्फीयर में रहने वाले ह्यूमन जब ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उस ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ज्योग्राफी का भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। और ज्योग्राफी का इफेक्ट पड़ने के कारण ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रोल होती है। जैसे अगर आप माउंटेन एरिया की बात करें तो देख सकते हैं कि माउंटेन एरिया का जो रिलीफ होता है वो टफ होता है, लैंडफॉर्म टफ होता है, क्लाइमेट एक्सट्रीम होती है, स्लोप काफी तेज होती है। तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया कि ज्योग्राफी वहां के जो ज्योग्राफी है वो वहां के ह्यूमन की एक्टिविटी पर कंट्रोल करती है। लेकिन प्लेन का आदमी फ्री होता है, वो आराम से अपने मूवमेंट को कर पाता है। क्लियर है? तो एक बात याद रखना है बच्चे कि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में इन चीजों को पढ़ेंगे तो लगभग हम 30 आवर्स का वक्त लेंगे। 30 आवर्स में हम अच्छे से इन चीजों को कवर करेंगे। लेकिन इसी 30 आवर्स में हम बेसिक ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? बेसिक ज्योग्राफी। अब बेसिक ज्योग्राफी में क्या है तो याद रखिएगा, बेसिक ज्योग्राफी में हम अर्थ के शेप के बारे में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, मोशंस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गतियां, घूर्णन, परिक्रमा, रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सब हम इस पूरी बेसिक ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे जो हमारे 30 आवर्स का क्लास रूम होगा और हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। फिर रही बात ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इस बात को समझिए कि बच्चे जो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी है लेकिन उसमें क्या हो सकता है। तो याद रखेंगे कि जब हम ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं या हम ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बच्चे सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर ही ह्यूमन द्वारा की गई पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर के बाद बच्चे हम इसी में माइनिंग्स को देखेंगे, हम मिनरल्स को देखेंगे। याद रखिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम एग्रीकल्चर देखेंगे, माइनिंग्स देखेंगे, मिनरल देखेंगे, यहाँ तक कि हम इंडस्ट्रीज को देखेंगे। इसी में हम ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करते हैं। इसका मतलब हो गया ये सारी चीजें हम ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और बच्चे ये पढ़ेंगे किसमें, हम पढ़ेंगे ये वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। और जब वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो हम एक रीजनल ज्योग्राफी भी हम क्या करेंगे, इसी में तैयार कर देंगे। रीजनल ज्योग्राफी का मतलब है कि किस कॉन्टिनेंट में क्या क्या फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या वहां पर मिलती है, ये सारी चीजें हम रीजनल ज्योग्राफी में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि 30 आवर्स का एक लेक्चर प्लान रखेंगे। कितना प्लान रखेंगे हम, 30 आवर्स का एक लेक्चर हमारे पास प्लान होगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी में 30 आवर्स लगाएंगे, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी जिसमें रीजनल ज्योग्राफी भी करेंगे हम कितना लगाएंगे, 30 आवर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद बच्चे हमारा जो सेगमेंट है इंडियन ज्योग्राफी। क्लियर है? तो एक बात आप लोग याद रखेंगे कि जो इंडियन ज्योग्राफी का सेगमेंट है अगर हम इसको स्पेशलाइज्ड करेंगे तो ये भी दो तरीके से बट जाएगी।
ये दो तरीके से क्या बटेगी, ये बटेगी बच्चे, एक होगा फिजिकल ज्योग्राफी, यानी हम इसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे और फिर हम इसमें भी क्या करेंगे, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी करेंगे। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि इंडिया के स्पेस में हमें क्या करना है कि इंडिया को स्पेशलाइज करना है, तो उसकी भी फिजिकल ज्योग्राफी और उसकी भी ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी को हम कवर करेंगे। अगर आप इसकी फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले हम इंडिया के सारे लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। इस लैंडफॉर्म्स में क्या है, तो इस लैंडफॉर्म्स में पहले है माउंटेन, माउंटेन के बाद क्या है बच्चे, प्लेन्स, प्लेन्स के बाद हम पूरे प्लेट्यूज की बात करेंगे, फिर हम कोस्टल प्लेन की बात करेंगे। देख सकते हैं ये सारा फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का है, और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, आइलैंड्स की बात करेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम लैंडफॉर्म पढ़ेंगे तो टॉप टू बॉटम यानी माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन और आइलैंड, ये सारा कवर करेंगे। लैंडफॉर्म के बाद बच्चे फिर हम इंडिया के जियोलॉजी पर भी जाएंगे। क्या करेंगे, इंडिया के जियोलॉजिकल हिस्ट्री पर भी जाएंगे। हम यहाँ पर जियोलॉजिकल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बाद हम तुरंत इंडिया की क्लाइमेट को देखेंगे। क्लाइमेट के बाद इंडिया की वेजिटेशन को देखेंगे, और वेजिटेशन के बाद इंडिया की क्या करेंगे, हम सॉइल को देखेंगे। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें फिजिकल ज्योग्राफी में है और सभी एक दूसरे से क्या होंगी, इंटर रिलेटेड होंगी, ताकि हम चीजों को अच्छे से कवर कर पाए। ओके, अच्छा, अब अगर ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आते हैं तो वही पैटर्न यहाँ पर भी होगा। हम यहाँ पर भी एग्रीकल्चर देखेंगे, हम यहाँ पर भी मिनरल्स को देखेंगे, माइंस को देखेंगे, इंडस्ट्रीज को देखेंगे बच्चे, और एक्सेट्रा सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंडियन ट्राइब्स, क्लियर है, और इंपॉर्टेंट प्लेसेस हम सब कवर करेंगे। और इसके लिए भी क्या करेंगे, हम एक 30 आवर्स का प्लान बनाएंगे। तो बच्चे आपने क्लियर किया कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 30 आवर्स, फिर पूरी वर्ल्ड ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी हम 30 आवर्स में करेंगे, और पूरी इंडियन ज्योग्राफी को भी हम क्या करेंगे, 30 आवर्स में करेंगे। तो जिससे हमारा पूरा 90 आवर्स हो जाएगा। क्लियर? प्लस 10 आवर्स में हम इंडिया के वर्ल्ड के या इस अर्थ के बेसिक ज्योग्राफी को देखेंगे, कुछ मिसलेनियस को देखेंगे, और इस तरह करके हम क्या करेंगे कि पूरे 100 आवर्स का एक कंप्लीट क्लासरूम प्रोग्राम बनाएंगे, ताकि टॉप टू बॉटम हम ज्योग्राफी की एक अच्छी समझ और एक अच्छी पकड़ बना ले, ताकि हमें चीजें समझ में आए। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी की ट्रेंड एनालिसिस कर दी कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए मैं अब आपको 2 मिनट या बच्चे एक कुछ समय मैं आपको क्या करता हूँ कि एक चैप्टर पर थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, और मैं उस चैप्टर को डिस्कस करूंगा जो ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो चैप्टर क्या है, तो चलिए जरा इस चैप्टर पर ध्यान दीजिए। तो बच्चे ये जो चैप्टर है, क्लियर है, हम इस चैप्टर को कहते हैं कॉम्पोजिशन। हम इस चैप्टर को कहते हैं कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लियर है? आई रिपीट, मैं फिर से बोल दूं, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसे आप कहते हैं वायुमंडल की संगठन एवं संरचना। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ 3 बातों पे क्लियर करना है। एक है कॉम्पोजिशन, फिर है स्ट्रक्चर। तो कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर, यानी कॉम्पोजिशन को आप कहते हैं संगठन, कोई चीज कितनी चीजों से मिलकर बनती है, और स्ट्रक्चर को हम कहते हैं संरचना। संरचना का मतलब है कि उस चीजों में जो जो चीजें हैं आखिर उनका अरेंजमेंट कैसा है। और एटमॉस्फेयर को हम क्या कहेंगे, वायुमंडल। तो हमें वायुमंडल की संगठन और संरचना तीनों को देखना है, लेकिन किसकी, वायुमंडल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि आखिर वायुमंडल होता क्या है। तो बच्चे ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारा एक अर्थ है, ओके, और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर
क्या है, एयर है। जैसे मान लीजिए ये बच्चे एयर है, लेकिन एयर आपकी बोलचाल की भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। ज्योग्राफी में या फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो एयर को क्या कहा जाता है, गैस कहा जाता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, गैस है। और बच्चे ये जो गैस है एक तरफ नहीं है, चारों तरफ है। इसका मतलब हम ये देखते हैं कि पृथ्वी को एक गैस ने लपेट रखा है, यानी गैस ने चारों तरफ से घेर रखा है। अगर बच्चे घेर रखा है तो हम कह सकते हैं कि ये गैस का एक कवर है। याद रखिए, हम क्या कह सकते हैं, ये गैस का एक कवर है। लेकिन क्या ये आपको नजर आती है, तो नहीं। तो हमने देखा कि ये जो कवर है ये क्या है, ये इनविजिबल है। क्यों? क्योंकि आपको गैस या हवा नजर नहीं आती। तो हम ये देख रहे हैं कि गैस के ऊपर एक अर्थ के ऊपर गैस का एक इनविजिबल कवर है। तो हम सीधा क्या कहेंगे बच्चे, देखिए कितना सिंपल है इस बात को समझना कि द इनविजिबल गैसियस कवर ऑफ अर्थ, द इनविजिबल गैसियस कवर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड इट्स एटमॉस्फेयर। इट्स एटमॉस्फेयर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एटमॉस्फेयर क्या है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में कहना कि द इनविजिबल गैसियस कवर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड इट्स एटमॉस्फेयर। यानी पृथ्वी के ऊपर जो अदृश्य न दिखने वाली गैस की कवर है उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। लेकिन आखिर ये कवर क्यों है अर्थ पर, छोड़कर चली जाए, किसने कहा यहाँ रहने को? तो याद रखना कि अर्थ पर ग्रेविटी की क्वालिटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और अर्थ के हर एक सरफेस पर आप कहीं पर भी जाओ, हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल है, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये ग्रेविटी चीजों को हमेशा अपनी ओर खींचती है। इसका मतलब है कि अगर अर्थ के ऊपर हवा है, इसका मतलब है ग्रेविटी उसे खींच रही है। तो जब ये गैस को ग्रेविटी खींचेगी तो एक तरफ खींचेगी या चारों तरफ? तो सिंपल सी बात है कि चारों तरफ खींचेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो गैसियस कवर पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर किसके कारण है? तो आप सिंपल कह सकते हैं बच्चे, इट्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये किसके कारण है? ग्रेविटी। यानी ग्रेविटेशन ने क्या किया है कि हवा को खींचकर, गैस को खींचकर नीचे बैठा दिया और आपको पूरा का पूरा क्या दे दिया है, एटमॉस्फेयर दे दिया है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई है। थैंक यू क्लास।